बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल BS एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समांतर श्रेणी के बारे में जान जाते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समांतर, ठीक है। यहाँ पर है श्रेणी, ठीक है। तो देखिए समांतर जो शब्द है ना, यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? दो शब्द से। अब बोलिए कौन कौन से? तो पहला तो बना है यह समान, किससे? समान। और दूसरा जो बना है वह है अंतर। दूसरा क्या है? अंतर। समांतर जो शब्द बना है दो शब्द से मिलकर बना है, समान जो अंतर, समांतर, ठीक है। और श्रेणी यहाँ पर क्या है? श्रेणी को हम ऐसे लिख सकते हैं जिसको हम श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। श्रेणी ऐसे भी लिख सकते हैं और कर देते हैं, या श्रेणी लिखिए या श्रेणी लिखिए, दोनों सेम चीज होता है। और पूछिएगा श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब कोई लाइन होता है, समझिए कि लाइन, ठीक है। या श्रृंखला भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? श्रृंखला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो यह क्या है? एक हम श्रृंखला लिए, क्या लिए? एक लाइन लिए, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? तो आपको बताया है कि वैसा श्रेणी या वैसा लाइन या वैसी श्रृंखला जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए हम आपसे पूछेंगे कि 2 और 1 के बीच में कितना का अंतर है, तो आप बोलिएगा 1 का अंतर है, बिल्कुल सही। अब 3 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 4 और 3 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 5 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो देखिए कि सब के बीच में अंतर सेम है, 1 का अंतर है। तो यह समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और हम आपसे ये पूछे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा? यह है कि नहीं है? अब कोई पूछे आपको कि समांतर श्रेणी क्यों है, तो बोलिएगा इसके बीच का अंतर, इसके पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 4 6 8 10 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। जो है श्रृंखला दिया हुआ है, जो है लाइन दिया हुआ है, हम पहले पता करते हैं कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए 4 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 6 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 8 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 10 और 8 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो यह समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा? होगा। समांतर श्रेणी क्यों होगा? क्योंकि इसके बीच के पदों का अंतर क्या है? समान है, नहीं। तो यह क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 5 10 15 20 25, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब हम आपसे ये पूछे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, आप ही लोग बताइए, ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं? ध्यान से देखकर बताइएगा, होगा कि नहीं? अगर हम पूछे क्यों होगा तो क्या बोलिएगा? इसके बीच का अंतर समान है। और कितना का अंतर है भी बताइए। आप देख रहे होंगे तो 5 में 5 जोड़े तो 10 आया, 10 में 5 जोड़े तो 15 आया, 15 में 5 जोड़े तो 20 आया, 20 में 5 जोड़े तो 25 आएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 30, और इससे 35 40 ऐसे आएगा। तो इसके बीच में अंतर कितना का है बताइए? 5 का अंतर है। तो आपको बताया है ना कि वैसी श्रृंखला या वैसा लाइन जिसका अंतर क्या होना चाहिए? समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यह पूरा क्या है? समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। हम इस तरह को समांतर श्रेणी बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, आप बताइएगा 5 अब हम आपसे पूछे कि बउआ बताइए यह समांतर श्रेणी है कि नहीं? ध्यान से लेकर बताइएगा, समांतर श्रेणी नहीं है। हम पूछेंगे क्यों नहीं है, तो बताइए, मुझे बताइए। क्योंकि इसके लाइन, इसके बीच के अंतर क्या है? समान नहीं है। समान है? नहीं। अब देखिए कैसे,
अब हम आपसे पूछेंगे 10 और 5 के बीच में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। अब 20 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। और 40 और 20 में कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। 80 और 40 में कितना का अंतर है? 40 का अंतर है। क्लियर? तो देखिए इसके बीच का अंतर समान है? नहीं है। नहीं है तो ये समांतर श्रेणी होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। मगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि सब 2 से गुना किया हुआ है। 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40, लग रहा है कि नहीं गुना किया हुआ है 2 से, तो ये समांतर श्रेणी तो नहीं है। ठीक है, मगर यह श्रृंखला है, ये श्रेणी है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन सा श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। और हमको समांतर श्रेणी पढ़ना है, इसमें गुना के रूप में मिल रहा है, तो इसको हम इसका नाम देंगे गुणोत्तर। क्या बोलेंगे? गुणोत्तर समांतर श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी होगा? गुणोत्तर समांतर श्रेणी होगा। या कहेंगे तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। 3 3 3 3 ऐसा बढ़ते जाएगा। अब हम आपसे पूछे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, सोच के बताइएगा। सोचिए तब बताइएगा। है कि नहीं? समांतर श्रेणी ये है। और पूछे कैसे? तो देखिए हम आपसे पूछे कि 3 और 3 के बीच में अंतर कितना का है? 0 का। फिर ये 3 और 3 के बीच में अंतर कितना का है? 0 का। फिर ये 3 और 3 के बीच में अंतर कितना का है? 0 का। इसके बीच का अंतर तो समान है कि नहीं? तो इसलिए यह समांतर श्रेणी है। क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। 5 10 15 20 25 इस तरह यह क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यह 5 है ना, सबसे पहले तो इसको हम बोलेंगे पहला पद। क्या बोलेंगे? पहला पद। क्या बोलिएगा इसको? पहला पद। ठीक है, पहला पद को हम लोग ए से या A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए से या A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यह जो 10 है यह कौन पद हो जाएगा? यह दूसरा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। अब 15 यह क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा पद को हम A2 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? A2 से। तीसरा पद को बोलिए A3 से। उसी तरह चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए अब एक टॉपिक बच गया, सारवंतर। अब ये क्या होता है? सारवंतर क्या होता है? ठीक है, अब हम उसको समझाते हैं। तो हम लोग इसको मिटा दे थोड़ा जी। चलिए देखिए अगला हमको पढ़ना है सारवंतर। क्या पढ़ना है? सारवंतर। सारवंतर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सारवंतर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। ठीक है, डी से सूचित करते हैं। सारवंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। सारवंतर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम सारवंतर कैसे निकालते हैं हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए 5 10 15 20 25। ठीक है, ये मेरा क्या है? A1 है। ये मेरा क्या है? A2 है। ये मेरा A3, ये मेरा A4, ये मेरा A5। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? D निकालना है। क्या निकालना है? तो D क्या होता है? तो D, तो इसमें हमको क्या निकालना है? D निकालना है। तो D कैसे निकालते हैं? तो D का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि दूसरा पद में से क्या करना है? पहले पद को घटा लेना है। तो हम दूसरा पद को A2 बोलते हैं और पहला पद को A1 बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा लेंगे तो हमारा D निकल जाएगा। तो A2 कितना है हमारा? 10 है। A1 कितना है? 5 है। 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, तो यह जो 5 हमारा आया क्या आया? सारवंतर आया। इसका क्या आया? सारवंतर आया। ठीक है, या D बराबर आप भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2। यानी कि क्या करना है? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेना। तो तीसरा पद 15 है, दूसरा पद कितना है? 10। 15 में से 10 जाएगा 5। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं D निकालने के लिए। चौथे पद में से तीसरा पद को घटा लीजिए। चौथा पद कितना है? 20 है। तीसरा पद 15 है। 20 में से 15 जाएगा तो 5। तो देखिए, तो हर स्थिति में D का मान कितना है? 5 है। तो D क्या है? मेरा सारवंतर है। तो इसका D सबका सेम होगा नहीं, तो ऐसा श्रेणी जिसका D का मान यानी कि अंतर क्या हो? समान हो, समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 में क्या था? पहला पद
10, दूसरा पद 15, तीसरा पद 20, चौथा पद 25, पांचवा पद। हमको क्या निकालना था? डी निकालना था। डी को पूछेगा सार्वत्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद को हम A2 बोलते हैं, पहला पद को A1 बोलते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर 10 है तो 10 लिखे हैं, और पहला पद 5 है तो 5 लिखे हैं। 10 में से 5 गया तो 5 आया है, तो ये 5 क्या निकला हमारा? सार्वत्रिक निकला। इस श्रेणी का क्या निकला? सार्वत्रिक निकला। उसी तरह आप तीसरे पद में से दूसरे पद घटा लीजिए, या चौथा पद में से, यानी कोई भी पद में से क्या करना है? उसके पिछले वाला जस्ट घटाना है। अब कहिए ये नहीं कि पांचवा पद में से हम दूसरा पद को घटाएंगे, जी नहीं, वैसे नहीं होगा। ठीक है, यानी उसके जस्ट पहले वाले घटाएंगे। डी निकालने के लिए तो पहले बाद वाला लिया जाता है, ये नहीं कि हम A1 में से A2 घटाएंगे, जी नहीं, पहले बाद वाला लेंगे, उसके पहले वाला लेंगे। ठीक है, तो हम पहले A2 लिए, उसके पहले वाला A1 लिए हैं। जब हम A4 लेंगे तो उसके पहले वाला A3 लेंगे। ठीक है, यानी बाद वाला में से हम क्या करेंगे? घटाते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा? डी का मान निकलेगा। जैसे 5 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 5 का। 15 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 5 का। 20 और 15 के बीच में कितना का अंतर है? 5 का। और 25 और 20 में कितना का अंतर है? 5 का। ये 5 5 आ रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? अंतर प्राप्त हो रहा है। उसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, सार्वत्रिक। ठीक है, क्लियर? चलिएगा, एक श्रेणी आपको हम देते हैं, आप इसका पहला पद और डी निकाल के बताइएगा। जैसे हम आपको दे रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएगा। अब हम आपसे पूछे कि बताइए इसका पहला पद कितना होगा? क्या होगा? 3 होगा। हम आपसे पूछे कि इसका डी कितना आएगा, सार्वत्रिक का मान कितना होगा, बताइए। 2। तो कैसे? तो डी निकालने का फॉर्मूला है, दूसरा पद में से क्या करेंगे? पहला पद को घटा लेंगे। A2 हमारा कितना है? 5 है। A1 कितना है हमारा? 3 है। तो 5 में से 3 जाएगा 2। अब यानी कि डी का मान 2 आया। तब देखिए इसके बीच का अंतर भी जो होगा ना 2 होगा। देखिए 5 और 3 में कितना का अंतर है? 2 का। 7 और 5 में कितना का अंतर है? 2 का। 9 और 7 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। 11 और 9 के बीच कितना का अंतर है? 2 का। तो जो 2 आ रहा है, ये अंतर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो डी आ गया। क्लियर? ये समझ में आया? अब आगे हम जान जाते हैं जनरल फॉर्म, यानी कि इसको हम बोलेंगे हिंदी में व्यापक रूप। ठीक है, किसका? तो एपी का। किसका? एपी का। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, उसके बाद ए प्लस 3D। इस तरह आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या है? जनरल फॉर्म है, किसका? एपी का, यानी कि व्यापक रूप है। ठीक है, आइए हम लोग इसको एक श्रेणी के माध्यम से जानते हैं। जैसा एक आप हमको श्रेणी आपको दे दिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यह क्या है? A1 है। यह क्या है? A2 है। ये क्या है हमारा? A3 है। यह हमारा A4 है। यह हमारा A5 है। ठीक है, तो A1 है यानी कि पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद। क्लियर? अब देखिए पहला पद को A1 से या A से जोड़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा पद को A2 से जोड़ करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D। चौथा पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 3D। और पांचवा पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 4D। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला पद को हम क्या A1 लिखेंगे, दूसरा पद को A2 लिखिए या A प्लस D लिखिए। ठीक है, तीसरा पद को A3 लिखिए या A प्लस 2D लिखिए। चौथा पद को A4 लिखिए या A प्लस 3D लिखिए। पांचवा पद को A5 लिखिए या A प्लस 4D लिखिए। तो ये जो प्राप्त हुआ ना, यही क्या है? व्यापक रूप है। या क्या है? व्यापक रूप है। यानी कि यहाँ A1 होगा, पहला पद A1, दूसरा पद A प्लस B, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D और पांचवा पद A प्लस 4D। ठीक है, अब बोलिए सर ये थोड़ा हमको नहीं समझ में, थोड़ा और डिटेल से कुछ बता सकते हैं आप? ठीक है, हम इसको और डिटेल से बताते हैं कि A प्लस D कैसे हो गया, A प्लस 2D कैसे हो गया, A प्लस 3D कैसे हो गया और A प्लस 4D कैसे हो गया। ठीक है, आइए अब हम इस बात को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो जो हमारा क्या श्रेणी था? हमारा श्रेणी था 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? A1। इसको हम क्या बोलते थे? A2। इसको हम क्या बोलते थे? A3। इसको हम क्या बोलते थे? A4। इसको हम क्या बोलते थे? A5।
ठीक है। अब इसका व्यापक रूप इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला A1 है तो A1 ही रहेगा, क्लियर। A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं ना। तो देखिए A क्या है, A हमारा 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब उसके बाद D लिखा था, D लिखा था, D से क्या होता है, अंतर होता था। इसके बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर, तो इसमें 2 लिख दीजिए, ठीक है। फिर तीसरा पद में आइए तो इसके पिछले वाला पद को उसी तरह लिख लीजिए, यानी 2 प्लस 2 लिख दिए, ठीक है। 2 प्लस 2 लिख दिए, इसके बीच में कितना का अंतर था, 2 का, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। A4 है तो इसके पिछले वाला सब लिखिए, कहा 2 प्लस 2 प्लस 2 था, और इसके बीच में कितना का अंतर था, 2 का, 2 लिख दिए। A5 में से लिखिएगा तो इसका पिछला वाला लिख दीजिए, 1 2 3 4 2 था ना, 4 अब 1 2 ऐसे लिखिए, क्लियर। चलते हैं A1 को A1 ही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए A2 क्या है, पहला पद है ना, A लिख देते हैं। और फिर A2 क्या है, अंतर है, तो अंतर D होता है, A प्लस D, ठीक है। ये हमारा आविष्कार रखिए इसका। तो A2 क्या है, मेरा पहला पद है तो पहला पद लिख दीजिए। A2 क्या है, मेरा D है, ठीक है, D ना था। A2 क्या है, मेरा D है, तो D लिखिए। फिर यहाँ इसमें आइए, इसमें आइएगा तो ये पहला तो क्या था, हमारा A था, उसके बाद ये सब क्या है, D है ना, D प्लस D, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आते हैं, इसमें आइएगा तो पहला 2 क्या था, A था, और उसके बाद ये चारों जो D है 2 था, क्या था, D है, D है ना हमारे सब, देखिए। तो यहाँ A1 का A1 ही रहेगा, A प्लस D का A प्लस D ही रहेगा। यहाँ देखिए तो A का A रहने दे रहा है, यहाँ A और D कितना D हो जाएगा, 2 D हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए A1 A का यही रहेगा, और 3 D है तो इसको 3 D नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान दीजिए। A का A कई D है, 4 D है। तब इसलिए ना आपको कहते हैं कि पहला पद को हम A1 लिखेंगे, दूसरा पद को हम A2 लिख सकते हैं या A प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पद को हम लोग A3 लिख सकते हैं या A प्लस 2D लिख सकते हैं। चौथा पद को हम A4 लिख सकते हैं या A प्लस 3D लिख सकते हैं। पांचवा पद को A5 लिख सकते हैं या A प्लस 4D लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया कैसे हुआ है, ये चीज कैसे आया समझ में आया। ये वाला A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये कैसे आया है एक बार फिर समझते हैं। जो ये 2 रहा था, ठीक है, 2 था तो हम इसको यहाँ पर रखिए, 2 हमारा पहला पद था तो यहाँ पर हम पहला पद लिखे A, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए यहाँ पर 2 क्या रहा था, पहला पद था ना, यहाँ पर 2 ही रख दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद को कैसे लिखेंगे, तो पहला पद लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बीच का अंतर जितना था उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आइए ये तीसरा पद है, तो इससे पीछे वाला जितना पद था उसको उसी तरह लिख देंगे। तो इसके पीछे वाला 2 प्लस 2 ना था, 2 प्लस 2 लिख दिए हैं, और इसके बीच का अंतर D था तो D लिख दिए हैं, ठीक है। अब चौथा पद लिख लेंगे, क्या करेंगे, इससे पीछे जो था उसको लिख दीजिए। तो पीछे 3 2 था, 1 2 3 2 लिख दिए, इसके बीच में 2 का अंतर है 2 लिख दिए, ठीक है। A5 निकालेंगे, इसके पिछला पद जो है 4 2 था तो 4 2 लिखे हैं, इसके बीच में 2 का अंतर है 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए तो 2 मेरा क्या था, मेरा पहला पद था, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 का पहला पद था तो A लिख दिए, और 2 क्या प्राप्त हुआ है, अंतर प्राप्त हुआ है, यानी D प्राप्त हुआ है, D लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर A2 हमारा पहला पद था तो पहला पद A लिखे हैं, और ये दोनों क्या था, सब D का मान था तो D लिख दिए हैं। फिर इसमें आइए A2 मेरा क्या था, पहला पद लिखे, और तीनों D क्या था, मेरा 2 क्या था, D था तो D लिख दिए हैं। और इसमें ये 2 क्या था, पहला पद, और ये चारों दो क्या था, D का मान था, ठीक है। तो A1 को जगह पर A1 नहीं लिखे हैं, इसको A प्लस D रहने दिए हैं, इसको A का A हो गया, और A को D का हो D, 2 को D हो गया। यहाँ A का A रहेगा, और 1 2 3 D था तो 3 D कर दिए हैं। यहाँ A का A ही रहेगा, 1 2 3 4 D था तो 4 D कर दिए हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया कैसे आया, तो व्यापक रूप समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस फार्मूला से हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। देखिए तो 5 10 15 20 25, ठीक है। आपको हम कहें कि पहला पद बताइए, तो आप बोलिएगा पहला पद 5 है, दूसरा पद कितना है 10 है, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 15 है, ये है चौथा पद, ये है पांचवा पद, ठीक है। अगर हम आपको कहें कि दूसरा पद बताइए, तो आप यहाँ पर श्रृंखला तो देख के बता दिए कि दूसरा पद कितना है 10 है। अब कैसे आया है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला आपको हम क्या बताए थे कि दूसरा पद का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, A प्लस D लगा सकते हैं। तो A का मान कितना था, तो 5, और D मतलब इसके बीच का अंतर, तो 10 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, 5 का अंतर, तो 5 5 5
10। ये कौन पद निकला? दूसरा पद। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझिए, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे बोलिएगा, ध्यान दीजिए, 3, 6, 9, 12, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला पद A1, पहला पद हमारा 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है और चौथा पद 12 है, पांचवा पद कितना आएगा? 15। कैसे समझे कि इसके बीच में 3 का अंतर है। ठीक है, और हम आपसे कहें कि इसका 20वां पद निकालिए। कौन सा पद निकाला है? 20वां पद। तो इसका हम लोग कौन सा पद निकालेंगे? 20वां पद। तो 20वां पद कैसे निकालिएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चौथा पद को हम लोग क्या लिख सकते थे? A + 3D। पांचवा पद को हम क्या लिख सकते थे? A + 4D। दूसरा पद को A + 1D लिख सकते थे। नहीं, उसी तरह हम लोग 20वां पद को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, A + 19D लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। A का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिखिए, प्लस 19 है तो 19, D का मान यानी इसके बीच का अंतर कितना कितना का है? 3 का। इसमें 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, अब प्लस 19 दिया 57, जोड़ दीजिए 57 में 3 तो 60 हो जाएगा। यानी कि इस श्रेणी का आपका 20वां पद कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और हम आपसे पूछे, यहाँ देखिए एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे दिए, 4, 8, 12, 16, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब हम इसका कहेंगे, देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है। ठीक है, अब पांचवा पद भी निकाल सकते हैं, 4 जोड़ के कह सकते हैं 20 होगा। ठीक है, और हम इसका कहेंगे 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद कौन सा पद ज्ञात कीजिए? तो 25वां पद। तो इसको आप कैसे ज्ञात कीजिए? अब इसको 25 बार लिखिएगा तो बड़ा परेशानी होगा, तो उसी तरह शॉर्ट तरीका है। 25वां पद निकालने के लिए क्या लिखेगा? बोलिए, क्या लिखेगा? बोलिए जल्दी। A + 4D। 25वां पद निकाला है, 24D होगा। तो A का मान कितना है? 4, और 24 का 24, और D का मान कितना का अंतर है इसके बीच में? 4 का। तो 4 का 4 हो जाएगा प्लस, और 24 में 4 से गुणा कीजिए, तो 4 × 16 का 6 80 हो जाएगा, 4 × 8 = 9, 96। 96 में 4 जोड़िए कितना आ जाएगा? 100। यानी कि इस श्रेणी का 25वां पद कितना होगा? 100। आप देख लीजिए। प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्रश्नावली है पार्ट, हमारा प्रश्नावली है 5.1। ठीक है, एक में देखिए क्या कहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को सूची AP है और क्यों? अगर वह AP है तो क्यों है? रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन है, एक का 1 नंबर है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि हम 1 किलोमीटर दूरी तय किए तो हमको 15 रुपया देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे 8 रुपया बढ़ते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम 5 किलोमीटर तय किए तो 15 रुपया लगा है। अब दूसरा किलोमीटर आप दूरी तय कीजिएगा या 2 किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा तो 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चले, 1 किलोमीटर दूरी तय किए तो आपको 15 रुपया लगा है। हम आपसे पूछेंगे कि अगर आप 2 किलोमीटर दूरी तय किए तो आपको कितना रुपया देना होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया देना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 8 रुपया जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम हल किए हैं, तो आप लिखिएगा पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया? 15 रुपया। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है। तो 15 रुपया प्रथम किलोमीटर के लिए रख दिए। उसका क्या था? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। अब जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे 8 रुपया क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो दूसरे किलोमीटर के लिए निकालते हैं। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया तो पहले का है, 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चले तो 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा, तो 15 23 रुपया देना होगा दूसरे किलोमीटर के लिए। ठीक है, तीसरा किलोमीटर के लिए तो पहला किलोमीटर चले तो आपको कितना देना पड़ा? 15। फिर दूसरा चलिएगा तो 8 देना होगा, फिर तीसरा चलिएगा तो 8 देना होगा। तो इस तीनों को जोड़िएगा कितना देगा? 31 रुपया। यानी 3 किलोमीटर दूरी आप तय कीजिएगा तो आपको 31 रुपया देना होगा। ठीक है, उसके बाद चौथे किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा तो पहला किलोमीटर तो 15 देना ही है। उसके बाद आप 3 किलोमीटर ज्यादा चले तो
तो 3 बार 8 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 39 रुपया। ठीक है, तो अब इसके बीच में अंतर देखिए कितना कितना का 15 8 23 27 8 31 31 8 39, यानी कि इसमें डी का मान कितना आ रहा है 8 है, यानी इसके बीच का अंतर कितना है 8 है, जो कि समान है। तो यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, यह एपी है कि नहीं, आप बोलिए यह एपी है कि नहीं, एपी है। तो आप लिख दीजिएगा यह एक एपी है। अब पूछ रहा है क्यों है, ये भी बताना है, एपी है तो और क्यों है, रीजन नहीं बताना है कि यह एपी है तो क्यों है। तो आप बोलिएगा क्योंकि अंकों के बीच का अंतर समान है, क्योंकि इनके बीच के अंकों की संख्या जो क्या है समान है, नहीं 8 का अंतर है जो कि क्या है समान है, इसलिए आप रीजन लिख दीजिएगा यह एक एपी है क्योंकि अंकों के बीच का अंतर क्या है समान है। ठीक है, यह एक एपी है क्योंकि इनके, इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनके अंकों के बीच का अंतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कोई बेलन है उसमें क्या भरा हुआ है हवा भरा हुआ है। ठीक है, जब वायु निकालने वाला पंप, मतलब जो हवा निकालने वाला पंप होता है, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो मान लीजिए कोई बेलन है, ठीक है, उसमें हवा 100 लीटर है, कितना लीटर है 100 लीटर क्या है हवा है। ठीक है, कितना लीटर हवा है 100 लीटर मान के चलिए। तो प्रत्येक बार क्या करता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो क्या है बेलन, जो बेलन है जिसमें किसी बेलन में उपस्थित हवा, तो एक तरह का क्या है बेलन है, उसमें 100 लीटर क्या है हवा भरा हुआ है। ठीक है, तो वह क्या करता है प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ठीक बात है, 1/4 भाग वो क्या करेगा हवा निकाल देगा। किसका हवा निकाल देगा, इसका ना निकालेगा 100 का नहीं। मान लीजिए कि आपके सिलेंडर में 100 लीटर क्या है हवा भरा हुआ है, तो वह प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, किसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो 100 का, 100 लीटर ना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 4 सब में क्या हो जाएगा 100 कितना मानो 25 वाला बन जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 में 25 से गुना हो जाएगा तो 25, यानी 100 में 25 जाएगा तो 75 लीटर बच जाएगा। ठीक है, यानी 100 लीटर हमारे पास क्या था हवा था, जब उसका 1/4 भाग हम निकाल दिए तो कितना बचा हमारे पास 75 लीटर बचा। ठीक है, उसी तरह एक बार और ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 50 लीटर वाला टंकी है जिसमें क्या भरा हुआ है हवा भरा हुआ है। तो इसमें से वो क्या करता है कि एक बार अगर पंपिंग इस तरह से करेगा तो 1/4 भाग क्या करेगा निकाल देगा। 1/4 भाग निकाल तो देगा, किसका 1/4 भाग निकालेगा, तो 50 का। तो यहाँ पर 50 होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो 50 लीटर ना वो टंकी में भरा हुआ है, अब फिर 1/4 भाग वो निकालेगा तो किसका 1/4 भाग निकालेगा 50 का। तो 450 कटेगा ये 2 से कटाइए, 2 बार में कटेगा या 25 कटेगा नहीं। अब क्या कीजिएगा 50 का 50 हो जाएगा माइनस, ये कितना बचेगा यहाँ पर 25/2 बचेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 25, तो यानी कि 75/2। तो जब हम 50 लीटर का 1/4 भाग निकाले हैं तो हवा तक कितना बचा है 75/2, यानी कि लगभग 37.5 लीटर में हवा क्या होगा इसमें और रह जाएगी। अब उसी तरह हम यहाँ आते हैं, अपने आंसर को हल करते हैं। तो देखिए पहले बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हवा, तो मान लीजिए कि सिलेंडर में जो हवा था वह हम उसको क्या माने x माने। ठीक है, तो इसका 1/4 भाग हमको क्या करना है निकालना है। 1/4 भाग निकाल दिया किसका x का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि पहली बार में कितना हवा निकाल देगा 1/4 भाग हवा जब निकालेगा तो हमारा बच जाएगा 3x/4। ठीक है, और फिर दूसरी बार में तो इसी का नाम दूसरा बार में आओ तो 3x/4 का हवा निकालेगा कितना 1/4, मतलब इतना तो हमारा सिलेंडर में बच गया, उसका 1/4 भाग निकालेगा नहीं। तो अब इस तरह से आप क्लियर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9x/16। ठीक है, और फिर जब आप तीसरी बार कीजिएगा तो क्या होगा, तो हमारा हवा कितना बचा हुआ है 9x/16 बचा हुआ है, उसका 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा 27x/64 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसमें बीच का अंतर देखिए क्या समान है, इसके बीच का अंतर समान क्या होगा, नहीं होगा। डी का मान निकालिएगा तो इसके बीच का अंतर जो होगा समान नहीं होगा, तो लिखिएगा यार एक एपी नहीं है। अब एपी क्यों नहीं है, तो इसके बीच का जो सार अंतर है समान नहीं है, वो भी लिख सकते हैं एपी नहीं है क्योंकि इनके अंगों के बीच का अंतर समान नहीं है। अंतर चाहे यहाँ पर सार अंतर भी कह सकते हैं, यह एपी नहीं है क्योंकि इसके बीच क्योंकि इसका सार अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी कि आप एक कुआं खोद रहे हैं, उसका एक मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50-50 रुपया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लिखिएगा पहले मीटर की लागत कितना है, 150 रुपया है। ठीक है। दूसरे मीटर की लागत क्या हो जाएगा, 150 तो पहले मीटर के लिए है। आप प्रत्येक बार जैसे मीटर आप बढ़ रहे हैं 50-50 रुपये बढ़ रहा है, तो दूसरे बार फिर 50 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। जब तीसरे मीटर खुदाई आप कीजिएगा तो 150 तो पहले मीटर के लिए हाईवे है, अब फिर आपका 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो आप 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का हमारा देवे किया है 1 मीटर के लिए, प्रथम मीटर के लिए नहीं, तो प्रथम मीटर का हमारा 150 रुपये किया है। फिर बाद में हम क्या कर रहे हैं, 2 मीटर और बढ़े तो 50 रुपये 1 मीटर का और देना होगा, फिर उसके बाद 1 मीटर और बढ़ा तो 50 और देना होगा, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। उसी तरह चौथा आप कीजिएगा तो पहला मीटर के लिए आपको कितना देना होगा, 150 रुपया। उसके बाद आप 3 मीटर बढ़ गए तो 3 बार 50 को आपको क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपया आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ एपी है कि नहीं, पहले बोलिए, एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि इसके बीच का अंतर समान है, डी का मान सेम है। देखिए यानी कि 250 जोड़ेंगे तो 250 300, यानी कि इसके बीच का अंतर 50-50 आ रहा है, तो आप लिखिएगा यहाँ एक एपी है। ठीक है। अब पूछेगा क्यों, पूछ रहा है क्यों है, तो बोलिएगा क्योंकि इनके अंकों के बीच का अंतर क्या है, समान है, यानी कि बराबर है, इसलिए यह एपी है। क्या कर रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का विशुद्धधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, हम इसको क्या किए, बैंक में जाकर जमा करा दिए। ठीक है। इसको हम कहाँ जमा करा दिए, बैंक में। इसको हम क्या किए, जमा कर दिए। कितने ने चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो यहाँ 8 गया है, तो हम इसको मान लेते हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर पर इसको हम क्या किए, जमा कर दिए। ठीक है। सर हमारे पास था, इसको हम बैंक में जाकर जमा कर दिए, कितने की दर से, 10% की दर से। ठीक है। तो इसको हम जमा किए, तो अगला बार हमारा पैसा कितना हो जाएगा, यानी वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये तो हम जमा किए, तो इसका हमको अगला साल कितना मिलेगा, 10% नहीं, 10% कितना में मिलेगा, तो 100 का मिलेगा। ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आपका रुपया कितना हो जाएगा, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110। ठीक है। फिर अगला साल उसके आपके पास कितना रुपया है, 110 रुपया है। फिर आप इसको जमा करा दिए, कितना तो जाना है आपका कितना के आधार पर, 10% के आधार पर नहीं। ठीक है। तो आपके पास पैसा कितना था, 110 रुपया आपके पास हुआ, आपको फिर मिलेगा कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिलेगा। ठीक है। तो 110 रुपया हमारा जमा था, हमको मिला कितना, 10% के आधार पर किसका मिलेगा, तो 110 का ना मिलेगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास 100 रुपया था, ठीक है, हम इसको 10% के आधार पर हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जमा कर दिए। ठीक है। 10% है, ठीक है, परसेंट बटा में 100 है। ठीक है। तो इसका आपको 10% मिलेगा, किसका मिलेगा, 100 का ना मिलेगा, तो 100 से 100 कट गया, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी दूसरे वर्ष हमारा रुपया कितना हो गया, 110 हो गया। फिर उसके बाद तीसरे वर्ष क्या होगा, तो 110 रुपया हमारे पास अब हो गया, तो इसका 10% मिलेगा, तो 10/100% में है, 10% है ना हमारा, किसका मिलेगा, 110 का, 110। ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो हमारा बचे यहाँ 110 और प्लस कितना हमें 111, यानी कि 121 हो गया। ठीक है। इस तरह से ही इसको सोल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन बाद फिर देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन
जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले साल की मिश्रधन कितना रुपया हम जमा किए, 10,000 रुपया जमा किए, ठीक है। तो दूसरे वर्ष तो लिखेंगे दूसरे साल में मिश्रधन कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया तो हम जमा किए थे कितने का चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 8% के, ठीक है। तो 8% मिलेगा, किसका मिलेगा, तो 10,000 का मिलेगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 10,000 का 10,000 और 800 में करेंगे तो 800, यानी कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है। फिर तीसरे वर्ष साल मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मेरे खाता में कितना हो गया 10,800 हो गया, ठीक है। फिर इसका 8% चक्रवृद्धि ब्याज, 8% का मतलब होता है, ठीक है। कितना का मिलेगा, तो 10,800 का मिलेगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 10,800 का 10,800, 8 में 100, 800 में 864, जब जोड़ेंगे तो 11,664, यानी तीसरे वर्ष हमारा रुपया हो जाएगा 11,664, ठीक है। तो अब हम बताना है कि यह एपी है कि नहीं, तो यह एपी नहीं है। अब पूछे सर यह एपी क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका डी का मान है ना समान नहीं है, यानी अंतर बराबर नहीं है। तो आप बोलिएगा यह एपी नहीं है क्योंकि अंकों के बीच का अंतर क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।